गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बात करें एंडोमेट्रियोसिस की, तो जो एंडोमेट्रियोसिस डिजीज है वो एंडोमेट्रियम से रिलेटेड है। तो एंडोमेट्रियोसिस डिजीज किससे रिलेटेड है? वो एंडोमेट्रियम से रिलेटेड है। अब अगर एंडोमेट्रियम की बात करें कि एंडोमेट्रियम क्या होती है, तो हमने यूट्रस की लेयर्स के बारे में पढ़ रखा है कि यूट्रस की 3 लेयर होती है। एक होती है एंडोमेट्रियम, एक होती है मायोमेट्रियम और तीसरी होती है सिरोसा लेयर। तो जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो इनर लेयर होती है, जो मायोमेट्रियम है वो मिडिल लेयर होती है और जो सिरोसा जो लेयर है वो आउटर लेयर होती है। अब अगर एंडोमेट्रियम के फंक्शन की बात करें तो पहले पॉइंट की अगर बात करें तो इट इज़ द इनर मोस्ट लाइनिंग लेयर ऑफ द यूट्रस। ये क्या है? ये यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर होती है, ये यूट्रस की इनर स्ट्रक्चर को बनाती है। तो ये क्या है? ये इनर मोस्ट लाइनिंग लेयर होती है यूट्रस की। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो इट प्रिवेंट एडिशन बिटवीन द अपोजिट वॉल ऑफ मायोमेट्रियम, यानी कि ये जो मायोमेट्रियम वॉल है इससे एडिशन से बचाती है। तो ये इसका दूसरा फंक्शन होता है। अगले अगर फंक्शन की बात करें तो इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इट ग्रोथ थिक एंड नाउ डैमेज एंड इट शेड आउट विद द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ ग्रोथ करती रहती है। अब अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो वो 28 दिन की होती है। तो जैसे ही 28 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो अब क्या होता है, तो जो मायोमेट्रियम है जो कि ग्रोथ कर रही थी अब वो ब्रेक डाउन हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उसके ब्रेक डाउन के साथ ही ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और उस ब्लीडिंग के साथ साथ जो मायोमेट्रियम के जो टिश्यू या जो सेल होती है वो भी बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो मायोमेट्रियम लेयर है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो इन प्रेगनेंसी इट इज नोन एज डेसिडुआ, यानी कि जो प्रेगनेंसी के समय जो एंडोमेट्रियम है उसको डेसिडुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो एंडोमेट्रियम को किस नाम से भी जाना जाता है प्रेगनेंसी में? तो एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी में डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। ये तो बात हुई एंडोमेट्रियम के बारे में। अब बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या है? इट इज ए डिसऑर्डर वेयर द टिश्यू दैट मेक अप द यूट्रस लाइनिंग ग्रोथ आउटसाइड द यूट्रस, यानी कि जो टिश्यू जो कि यूट्रस की लाइनिंग या इनर स्ट्रक्चर बना रहे थे या जो इनर लेयर है एंडोमेट्रियम वो कहाँ पर ग्रोथ करने लग जाए? वो यूट्रस के आउटसाइड ग्रोथ करने लग जाए। तो यूट्रस की जो लाइनिंग बना रहे हैं, जो टिश्यू या इनर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो अगर यूट्रस के आउटसाइड यानी कि यूट्रस के बाहर की तरफ ग्रोथ करने लग जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलेंगे। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल सेल आउटसाइड द यूट्रस मोस्ट कॉमनली ऑन द ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब, यानी कि जो एंडोमेट्रियम के सेल या जो टिश्यू है या जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो अगर एबनॉर्मल तरीके से यूट्रस के आउटसाइड यानी कि यूट्रस के अलावा कहीं और ग्रोथ करने लग जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? तो उस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस बोलेंगे। यानी कि जो यूट्रस के बाहर की तरफ अगर ग्रोथ कर रही है एंडोमेट्रियम तो वो कंडीशन एंडोमेट्रियोसिस कहलाती है। अब अगर यूट्रस के बाहर देखें तो कौन कौन सी जगह? तो मोस्ट कॉमनली ऑन द ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब, यानी कि ओवरी या फेलोपियन ट्यूब के वहाँ पर जाकर एंडोमेट्रियम ग्रोथ करने लग जाए तो वो कंडीशन एंडोमेट्रियोसिस कहलाती है। तो ये तो बात हुई इसकी डेफिनेशन की। अब बात करते हैं इसके कोजेज या रिस्क फैक्टर की। तो सबसे पहले अगर कोज देखें तो वो है रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? इट अकर व्हेन ब्लड एंड एंडोमेट्रियल टिश्यू बैकअप इनटू द फेलोपियन ट्यूब, यानी कि हमने बात की थी जो एंडोमेट्रियम है वो जैसे ही ब्रेक डाउन होती है तो ब्लीडिंग जो है ब्लीडिंग के साथ ही जो एंडोमेट्रियम के टिश्यू है वो भी बाहर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे उसका ब्रेक डाउन हुआ और उस जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है जो अब वो अगर ब्लीडिंग बाहर की ओर ना जाकर ऊपर की ओर चली जाए तो जो ब्लीडिंग है वो अगर वेजाइना के थ्रू बाहर ना जाकर ऊपर की ओर चली जाए तो उस ब्लीडिंग के साथ ही एंडोमेट्रियम के टिश्यू या जो सेल होती हैं वो भी चले जाते हैं और वो जो टिश्यू या सेल गए एंडोमेट्रियम के वो वहीं पर ही ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इस कंडीशन को रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है।
तो इसका फर्स्ट कोज हुआ। दूसरे अगर कोज की बात करें तो वो होता है कंजेनाइटल फैक्टर। तीसरा अगर कोज देखें तो एनवायरमेंटल फैक्टर। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। पांचवा अगर पॉइंट देखें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एबनॉर्मलिटीज, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज है तो उसके कारण भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो अगर छठे पॉइंट की बात करें तो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि किसी फीमेल को पहले अगर एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हुई है तो हो सकता है आगे जाकर उसको फिर से एंडोमेट्रियोसिस का सामना करना पड़े। तो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस भी आगे जाकर एंडोमेट्रियोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर अंतिम पॉइंट की बात करें नल्लीपेरा, नल्लीपेरा क्या होता है, यानी कि फीमेल दैट हैज नेवर गिवन बर्थ, यानी कि किसी फीमेल ने कभी भी किसी बेबी को बर्थ नहीं दिया है तो उसको कैसा बोला जाएगा, उसको नल्लीपेरा फीमेल बोला जाएगा। तो ये इसके कोजेज या रिस्क फैक्टर हुए। अब बात करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के कारण कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर उसकी बात करें तो क्रोनिक पेल्विक पेन, यानी कि पेल्विक रीजन में बहुत ही लंबे समय तक पेन देखने को मिल सकता है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो इरेगुलर ब्लीडिंग, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय इरेगुलर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो सीवियर क्रैम्प्स, यानी कि सीवियर क्रैम्प्स या पेन, बहुत ही सीवियर पेन देखने को मिल सकता है और उस कंडीशन को कैसे क्या बोला जाता है, उसको डिस्मिनोरिया बोला जाता है। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, यानी कि जो पीरियड्स के समय जो है वो इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। चौथे अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो नोजिया और वोमिटिंग भी देखने को मिल सकता है। छठा पॉइंट की अगर बात करें तो लोअर एब्डोमिनल पेन, यानी कि जो पेल्विक रीजन है उससे थोड़ा ऊपर या लोअर एब्डोमेन में पेन देखने को मिल सकता है। सातवें अगर पॉइंट की बात करें तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। अंतिम पॉइंट की अगर बात करें तो इनफर्टिलिटी, यानी कि जो एंडोमेट्रियोसिस है उसके कारण इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात हुई इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम की। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फर्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफी, ये एक बेस्ट चॉइस होता है इसका मालूम करने के लिए। दूसरे उसकी बात करें तो सीटी स्कैन एंड एमआरआई। तीसरा अगर पॉइंट देखें तो लेप्रोस्कोपी, यानी कि कैमरे के द्वारा जो इंटरनल ऑर्गन है उनका विजुअलाइजेशन देखना। अगर अंतिम पॉइंट की बात करें तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी, यानी कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है उससे एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसको लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना। तो ये तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हुए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, और मैनेजमेंट में सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। तो द प्राइमरी थेरेपी रिकमेंडेड फॉर द पेन मेडिकेशन, यानी कि जो प्राइमरी अगर थेरेपी देखें एंडोमेट्रियोसिस की तो वो क्या होती है, वो पेन मेडिकेशन होती है, क्योंकि उसमें बहुत ही सीवियर पेन देखने को मिलता है। पेन मेडिकेशन में कौन सी, NSAID, तो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे जैसे कि आइबुप्रोफेन एंड नार्कोटिक ड्रग्स उसको देंगे। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो हार्मोन सप्लीमेंट आर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पेन इन एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि हार्मोन सप्लीमेंट भी इसमें इफेक्टिव होते हैं जो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में जो पेन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो यूज ऑफ डेनाजोल मेडिकेशन, जो डेनाजोल मेडिकेशन है उसको देंगे। ये क्या कार्य करती है, ये दीज मेडिकेशन ब्लॉक द प्रोडक्शन ओवेरियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और LH, यानी कि ये जो मेडिकेशन है डेनाजोल ये ब्लॉक कर देती है ओवेरियन जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनका ये प्रोडक्शन क्या कर देती है, ये ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, रिड्यूस द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रिड्यूस सिम्टम, और जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल रिड्यूस हो जाती है और जो सिम्टम है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। अब अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि उसको OCP देंगे। OCP के कारण क्या देखने को मिलेगा, जो OCP है वो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको ब्लॉक कर देती है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या कार्य करती है, वो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको ब्लॉक कर देती है। तो ये इसके कारण क्या होगा, इट ऑल्सो प्रिवेंट द ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन एंड रिड्यूस चांसेस, यानी कि जिसके कारण जो ओवुलेशन है और मेंस्ट्रुएशन है वो प्रिवेंट हो जाएंगे और जिसके कारण जो एंडोमेट्रियोसिस की जो कंडीशन है उससे बचा जा सकता है। अगर लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यूज ऑफ GnRH हार्मोन एंटागोनिस्ट, यानी कि ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि GnRH जो हार्मोन है उसको ब्लॉक कर देती है।
तो GnRH अगर ब्लॉक हो गया तो उसके कारण जो एस्ट्रोजन है वो भी रिलीज नहीं हो पाएगा, और अगर एस्ट्रोजन रिलीज नहीं हो पाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं आ पाएगी। तो कौन सी ड्रग्स देंगे? GnRH हार्मोन एंटागोनिस्ट ड्रग्स उसको प्रोवाइडेड कराएंगे। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट हुआ। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो इन सीवियर केसेस सर्जिकल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, यानी कि अगर बहुत ही सीवियर केस है तो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? तो इन द सर्जिकल मैनेजमेंट द यूट्रस एंड ओवेरी आर रिमूव। जो यूट्रस और जो ओवेरी है जहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है वो ग्रोथ कर रही है तो उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये इसका सर्जिकल मैनेजमेंट हुआ। अब बात अगर कॉम्प्लिकेशन की करें कि अगर इसको समय जल्दी से ट्रीट नहीं किया गया तो कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं? तो इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। दूसरा अगर देखें तो कैंसर देखने को मिल सकता है। और तीसरे की अगर बात करें तो क्रोनिक पेल्विक पेन, यानी कि जो पेल्विक रीजन है उसमें लंबे समय तक पेन देखने को मिल सकता है। तो इस कॉम्प्लिकेशन के साथ में आपका जो एंडोमेट्रियोसिस जो कंडीशन है वो कंप्लीट हुई। थैंक यू स्टूडेंट।